एक क्वेश्चन था। जैसे हम लोग दो बैकएंड पे जब दो सॉफ्टवेयर आपस में जुड़ता है तो वहां पे एपीआई का क्या रोल होता है? एपीआई बेसिकली रोल ऐसा है कि जब भी कोई दो एप्लीकेशन को हम लोग जोड़ेंगे तो उस दो एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए कोई एक मीडियम चाहिए हमको कनेक्शन के लिए, राइट? तो एपीआई का एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है दोनों एप्लीकेशन को जोड़ने में, जिसमें कि वो इन अ नॉर्मल वे वी कैन से हैंड शेकिंग, जिसमें कि अगर फॉर एग्जांपल गूगल सेल्सफोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जब सेल्सफोर्स से हम गूगल में जाएंगे तो कैसे गूगल उस आइडेंटिटी को सर्टिफाई करेगा कि यस, जो भी लॉगिन आ रहा है मेरे पास वो वैलिड लॉगिन है, वो कोई इनवैलिड लॉगिन नहीं है। उसी तरह से सिमिलरली द अदर वे अराउंड, जब गूगल से अगर कोई सेल्सफोर्स में आ रहा होगा तो सिमिलरली इस तरफ भी कोई ऐसा वैलिडेशन होगा जिसको हम लोग वैलिडेट करेंगे कि हाँ, जो आइडेंटिटी है उसका वो वैलिड है। तो ये जो कनेक्शन होता है, जो बैक एंड फोर्थ जो चलता है, इसको हम लोग एपीआई के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो बीच में जो मिडलवेयर, जो बीच में जो कनेक्ट कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है दोनों को जोड़ने का, वो एपीआई के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो ये जितना भी हम लोग पीछे पड़े तो इसका मतलब ये पीछे में जितना भी हुआ वो सारा एपीआई के थ्रू ही हो रहा था कनेक्ट। कौन सा वाला पढ़े हम लोग? इसके पहले वाला जो हम लोग मॉड्यूल पढ़े थे जिसमें हम लोग साइन ऑन सिंगल साइन ऑन कर रहे थे, ठीक है हर ये। चीज के पीछे, मतलब हाँ, एपीआई इन्वॉल्व होगा। वो मीडियम कुछ और हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग ये पढ़े थे, ये जो कनेक्ट हो रहा था यहाँ, जो फुल फुल ऑन जो यहाँ पे हम लोग देखे, तो यहाँ मीडियम कनेक्टेड एप्स है, लेकिन इवेंचुअली ये एक एपीआई के थ्रू ही कनेक्ट हुआ होगा, जिसमें कि क्रेडेंशियल्स देते हैं, जो क्रेडेंशियल्स बोलते हैं हम लोग कनेक्टेड ऐप में, वो क्रेडेंशियल्स दिया जाएगा। जो क्रेडेंशियल्स के थ्रू और सर्टिफिकेट्स होता है, जो आगे हम लोग जाकर सीखेंगे डिटेल में कि कैसे एक रेस्ट कॉल आउट में क्या क्या क्रेडेंशियल देना पड़ता है, तो जिसके थ्रू वो वैलिडेट करता है उसको लॉगिन करने के लिए अलाउ करता है। तो ये जो है ना, ये कनेक्टिविटी थ्रू एपीआई हो रहा है यहाँ पे। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो ठीक है। तो कल हम लोग कल नहीं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट लर्न द लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिटी। इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो यूज़ होता है आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के लिए, वो हम लोग देख रहे थे। तो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स में हम लोग 3 टाइप का डिस्कस किए थे। जो प्रोटोकॉल्स होता है वो एक SAML, एक OAuth 2.0 एंड एक ओपन आईडी कनेक्ट। तो ये तीनों हम लोग यूज़ करके, इसके अलावा भी होता है बट यहाँ पर्टिकुलरली इस यूनिट में ये 3 पे फोकस किया है, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे एक एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करने में ये सब हेल्प कर रहा है और कहाँ पे फिट आता है, विथ सम एग्जांपल, राइट? सो लास्ट टाइम हम लोग, अच्छा राहुल, कोई क्वेश्चन था लास्ट क्लास में तुमको? क्या समझ में नहीं आया था इसमें? जी भैया वो थोड़ा क्लास फास्ट हो गया था तो आप जल्दी जल्दी हम बता दिए थे। जल्दी जल्दी तो नहीं बताए होंगे, बट हाँ, कौन सा चीज़ नहीं समझ में आया था? 1 मिनट भैया। उस दिन तो ज़्यादा 20 मिनट का क्लास ही था, हम ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या बताएंगे आप? आई थिंक SAML तक ही बताए थे हम, SML सेशन भी बताए थे हम। ये भैया XML जो था ना, इस पे हम्म। XML एंड XML, हम्म। ये भैया समझ में नहीं आया। अच्छा, इसमें SAML XML समझ में नहीं आया था। ठीक है। जी भैया। तो SAML और XML में
बेसिकली जैसा कि उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, आज फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एसएमएल जो है एक एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल है। तो एसएमएल एक प्रोटोकॉल है और जो कि एक्सएमएल में बना हुआ है, ठीक है। तो एक्सएमएल को बनाने में जो लैंग्वेज यूज हुआ है दैट इज एक्सएमएल लैंग्वेज। तो एक्सएमएल इज आल्सो अ लैंग्वेज, राइट। वो तुम्हारा वेब लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग टैग्स एंड एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा को। बेसिकली एक पेलोड बोलते हैं हम लोग, जिससे हम लोग उसको हम लोग वेब में कैसे उसको बैकएंड में ट्रांसलेट करते हैं फॉर अदर एप्लीकेशंस टू अंडरस्टैंड। तो इसमें जो एसएमएल में जो एसएमएल जो प्रोटोकॉल बना हुआ है वो एक्सएमएल बेस्ड है। इसका जो लैंग्वेज है जिसमें कि सारा इंफॉर्मेशन डाला गया है वो एक्सएमएल के थ्रू एक्सएमएल को यूज करके डाला गया है, ठीक है। तो एसएमएल प्रोटोकॉल में क्या हम लोग पढ़े थे कल के एसएमएल प्रोटोकॉल में हम लोग जैसे कि एसएसओ में ये यूज होता है और इसका फुल फॉर्म पढ़े थे हम लोग, सिक्योरिटी एसेसमेंट मार्कअप लैंग्वेज है ये। और ये जैसे कि जीमेल इनबॉक्स कनेक्ट करने में हम लोग देखे थे कि कैसे ऐप लॉन्चर, अगर ऐप लॉन्चर तो सबको पता ही है, सेल्सफोर्स में ऐप लॉन्चर दिखाया, तो अगर ऐप लॉन्चर में हम लोग जीमेल का इनबॉक्स बना कर रखे हैं और वहाँ से जीमेल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे उसमें एसएमएल कैसे उसको उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, वैलिडेट करता है, कैसे दूसरे ऐप में लॉगिन करने के लिए वो एसएमएल हेल्प करेगा, वो यहाँ बता रहा है। तो यहाँ भी वो डिटेल में नहीं जाएगा कि किस तरह से वो करता है, यहाँ पे बस हम लोग को ये समझना है कि हाँ दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जो कि हेल्प करता है टू एस्टेब्लिश दैट कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एसएमएल एक्सएमएल में यही है कि एसएमएल इज अ प्रोटोकॉल जिसमें कि वो जो कि एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल है वो बेसिकली, ठीक है। भैया और दूसरी दोनों एक तरह से लैंग्वेज ही है। दोनों ही लैंग्वेज ही है एक तरह से, भैया लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करें दोनों को? क्योंकि ये डिफाइंड प्रोटोकॉल, ये तुम्हारा सिर्फ एपीआई के लिए ही यूज होता है, स्पेसिफिकली कनेक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन एक्सएमएल बेस अब एक्सएमएल जो है वो ब्रॉडली तुम बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ के लिए यूज करते हो। एक्सएमएल सिर्फ लिमिटेड नहीं है तुम्हारा कनेक्शंस के लिए ही सिर्फ, ठीक है। समझ में आया या फिर दूसरा एग्जांपल लेके बताएं? एग्जाम्पल बताइए, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें एसएमएल में क्या समझना हम इम्पोर्टेंट है, एग्जांपल में अगर हम लेंगे तो जैसे कि एग्जांपल इस वाले यूनिट से एग्जांपल दिखाते हैं तुमको। अच्छा, एक्सएमएल पता है ना एक्सएमएल क्या होता है? एक्सएमएल पढ़े हो अभी तक एक्सएमएल के बारे में? एचटीएमएल एक्सएमएल, एचटीएमएल तो पढ़ा होगा, जी भैया HTML पढ़े, XML नहीं पढ़ा है। एक्सएमएल नहीं पढ़े, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझना है कि एक्सएमएल एक लैंग्वेज है, ठीक है, एचटीएमएल भी एक लैंग्वेज है। तो जैसे कि एचटीएमएल को यूज़ करके हम बहुत सारा वेब कंपोनेंट्स डेवलप कर सकते हैं, सिमिलरली एक्सएमएल को यूज़ करके हम लोग उसको जितना वेब कंपोनेंट्स को सपोर्ट करने को होता है बैकएंड में, वो काइंड ऑफ पेलोड के रूप में काम आता है, ठीक है। जो डेटा को ट्रांसलेशन में काम आता है, डेटा ट्रांसलेशन में। तो अगर अभी हम अल्फ़ाबेट्स अगर दे दे तुमको कि ये लो ए टू जेड, तो उस ए टू जेड अल्फ़ाबेट से कोई वर्ड बन के या स्टेटमेंट या मीनिंगलेस मीनिंग ऐसा कुछ नहीं बन के आएगा जब तक उस अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के हम वर्ड ना बना लें, उस वर्ड को हम कोई सेंटेंस में यूज़ ना करें, उसका मीनिंग नहीं आता है। सिमिलरली एक्सएमएल खुद में एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो एक्सएमएल लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेनली डेटा मैनिपुलेशन के लिए, जिसमें कि हम लोग डेटा को सिस्टम रीडेबल फॉर्मेट में बनाते हैं। तो उसमें एक्सएमएल को यूज़ करते हैं, जिसमें कि अभी जो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पे एक एक्सएमएल बना हुआ है जिसमें कि ये सिस्टम रीडेबल टाइप में बना हुआ है। लेमन टर्म में भी यूज़र देख के समझ में रहा है कि हाँ ये यूज़र नेम है, ये मेरा फ़ोन है, ये फर्स्ट नेम है। लेकिन सिस्टम रीडेबल में आ गया कि हाँ अब यहाँ पे वो अलग से एक
एलिमेंट दिया हुआ है, सिंटेक्स दिया हुआ है जिसके थ्रू वो ऐसा कुछ पेलोड बनाया है जो कि सिस्टम के अंदर जाएगा। तो सिस्टम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा अगर, तो सिस्टम जो भी इस कंपाइलर जो भी वहाँ पे रीड करने वाला होगा, वो जो XML का, उसमें पढ़ेगा कि हाँ अच्छा SAML एट्रीब्यूट, तो मतलब ये एट्रीब्यूट का नाम है। फिर आगे वो पढ़ेगा SAML एट्रीब्यूट वैल्यू, तो बोलेगा अच्छा ठीक है ये एट्रीब्यूट वैल्यू है, ठीक है ना। और ये ओपन टैग हो गया, ये क्लोज टैग हो गया, स्लैश के साथ पता है कि स्लैश वाला क्लोज टैग होता है, ये ओपन टैग हो गया। इस तरह से इंफॉर्मेशन मशीन क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को रीड करके ट्रांसलेट कर पाएगा खुद को कि अच्छा वो क्या भेज रहा है। तो इस पूरे पूरे पेलोड में जो लैंग्वेज यूज हुआ है वो XML है, ठीक है। XML के थ्रू हम इसको लिखे हैं। ये पार्ट समझ क्लियर है XML? जी भैया। ठीक। अब XML क्लियर है। अब ये जो XML के थ्रू ये जो बन के आ रहा है ना, ये पूरा जो बना रहे प्योरली कनेक्शन के लिए यूज हो रहा है। और इसको तो जैसा कि बताया XML यूज करते हैं हम लोग मल्टीपल वेब कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट बना हुआ है या कोई भी हम लोग जब दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करके यूज करें तो उसमें XML का यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमिलरली SAML एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको जो SML जो बन के आया है, SML को थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं एक ऐप है। तो ऐप नहीं है बट थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, समझने के लिए कि SAML एक ऐप है। तो अगर SAML ऐप बना हुआ है तो वो ऐप किसके थ्रू बन के आया है, XML के थ्रू बन के आया है, ठीक है ना। तो उसके पीछे जो भी आज के डेट में विंडोज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमें पता नहीं कि विंडोज़ के पीछे कितने सारे लैंग्वेजेस हैं अब, लेकिन विंडोज़ के ऊपर में भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसी तरह से जैसे सी स्टार्टिंग हुआ था, सी के थ्रू और भी अलग अलग प्रोग्रामिंग्स आया है। तो हर चीज़ का एक होता है कि बैकएंड में कुछ ना कुछ उसको बनने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी XML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम करके SML को बनाए हैं। और SML जब बन गया तो SML इटसेल्फ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया, जिसके थ्रू हम लोग एक कनेक्शन स्टैब्लिश में हम लोग उसको यूज़ करते हैं API स्टैब्लिश करने में, ताकि वो कनेक्शन को ऑथराइज कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए SML जो बना हुआ है ये पर्टिकुलरली तुम्हारा जो यूज होता है वो कनेक्शन में सिक्योरिटी असर्शन में यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असर्शन में ही काम आता है ये जो लैंग्वेज है, इसको और किसी यूज में नहीं ला सकते। लेकिन XML जो है, XML का यूज और भी बहुत डिफरेंट वेज में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसलाइन यहाँ पे यही है कि SML जो है, जो सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज है, ये जो बना हुआ है ये XML में बना हुआ है। जी भैया। ठीक भैया है। सारा लैंग्वेज पे ऐसे ही होता है, बैकएंड पे ही किसी और लैंग्वेज पे लिखा हुआ होता है? हाँ वैसा ही होता है ना, अदरवाइज कैसे वो, मतलब इवेंचुअली वो जो जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं वो किसी न किसी पे लिखे हुए होते हैं। और वैसे अभी जैसे कि आगे चल के हम लोग सेल्सफोर्स में ही पढ़ेंगे एपेक्स एपेक्स लैंग्वेज। तो एपेक्स इज अ लैंग्वेज, बट एपेक्स जो है वो किसी और लैंग्वेज पे बना हुआ है जो कि सेल्सफोर्स स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो। अब उसमें हम देखेंगे जावा का भी सिंटैक्स है, उसमें कुछ हम लोग ऑलरेडी बिल्ट इन सिंटैक्स देखेंगे, कोई बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। तो हर कुछ वैसे ही लैंग्वेज से ही डिराइव किया हुआ होता है। जी भैया। लेकिन कुछ कुछ कोर लैंग्वेजेस होते हैं जो कि बेसिकली उन्हीं सिस्टम्स में चलता है जहाँ पे वो डेवलप हुआ है, जहाँ पे उसको वो समझने, इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज ना। अभी हम यहाँ से हिंदी बोल रहे हैं, अब चल जाएंगे साउथ इंडिया में हिंदी बोलने, तो हो सकता है बहुत लोग समझेंगे बहुत लोग नहीं समझेंगे। वैसे ही साउथ इंडिया में कोई लैंग्वेज अगर आ जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग समझे नहीं समझेंगे। तो वही डिपेंड करता है कि जो लैंग्वेज है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। अब हम विंडोज़ में मैक का तो चला नहीं सकते हैं ना, उसी तरह से है। तो दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग इसमें हम लोग कल देख ही लिए थे कि कैसे हम लोग वैल्यू यहाँ पे असर्ट कर रहे हैं। जब सेल्सफोर्स के थ्रू हम वैल्यू वैल्यू पास करते हैं इस पेलोड में, तो जो एप्लीकेशन में वहाँ पे उस वैल्यू को डाल रहा है, वहाँ पे वह वेरीफाई करता है कि ठीक है ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा टेस्ट यूजर जो कि मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी है, एंड दैट पर्सन इज अ वैलिड पर्सन, तो एक्सेस अलाउ करता है। तो वो कम्प्लीटली SML और SML प्रोटोकॉल के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं OAuth 2.0। तो OAuth 2.0 ये भी वन ऑफ द प्रोटोकॉल है अगेन।
सो ये एक ओपन प्रोटोकॉल है used to allow secure data sharing between applications. The user works in one app but sees the data from another app. For example, you are logged into your Salesforce mobile app and see your data from your Salesforce org. Behind the scenes, the app performs a kind of handshake and then asks the user to authorize this data sharing. When developers want to integrate their app with Salesforce, they use for APIs. Here are a couple of examples. A mobile app that pulls contact from a Salesforce org uses OAuth. A Salesforce org gets contacts from another service also uses OAuth. The following is an example of taking of an app asking the user permission accesses. Okay. तो OAuth भी एक ऐसा ओपन प्रोटोकॉल है जो कि बेसिकली अगेन सेम थिंग एप्लीकेशंस को एप्लीकेशन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। OAuth का आप लोग देखे होंगे बहुत जगह, नॉर्मल डे टू डे यूज में भी देखे होंगे। जब आप लोग किसी वेबसाइट पे कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे पूछता है कि किसी ऑलरेडी मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट करना है, तो जब एग्जिस्टिंग अकाउंट का यूज़ करते हैं कनेक्शन के टाइम में, तो इस टाइप का कुछ डायलॉग बॉक्स आएगा। वहाँ पे वो बताएगा कि आप जिस एप्लीकेशन में कनेक्ट करने जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन आपका ये डिटेल एक्सेस करने करेगा, जो एग्जिस्टिंग लॉगिन आप शेयर कर रहे हैं। देन आप बोलते हैं ठीक है अलाउ कर दो, तब अब जब वो अलाउ करते हैं तो उसका एक्सेस शेयर कर लेता है। तो ये इस टाइप का जहाँ पे भी आप देखेंगे ना, वहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ सकते हैं कि वो OAuth ही यूज़ कर रहा है। तो OAuth एक्सेस में मेनली अगेन एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से जोड़ने का ही काम होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव होता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कब एसएमएल यूज़ करना है, कैसे पता चलेगा कि हमें OAuth यूज़ करना है और कैसे पता चलेगा कि हमें मे बी ओपनआईडी कनेक्ट प्रोटोकॉल यूज़ करना है। तो ये सारा क्वेश्चंस हम लोग बाद में जब इसका इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आएगा, जब एग्जांपल्स आएगा, तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये खुद में एक बहुत ही बड़ा चीज़ है और इसको हर चीज़ को प्रोग्राम करना पड़ता है, इसका कोडिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना समझ रहे हैं कि ये 3 प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, तीनों प्रोटोकॉल का काम वही है, कनेक्ट करना एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से। लेकिन एग्ज़ैक्टली किस सिनेरियो में इसको यूज़ करना है, वो आगे समझने के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है? तभी भी OAuth में भी हम लोग को यही समझना है कि जो OAuth है, वो जब हम लोग को किसी दूसरे एप्लीकेशन से डेटा लेना होता है, तो उसके लिए हम लोग OAuth यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है कि जब एक मोबाइल ऐप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पुल कर रहा है सेल्सफोर्स से, तो दैट मीन्स वो जो कनेक्शन है वो OAuth के थ्रू हुआ हुआ है। या फिर अगर सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को दूसरे सर्विसेज से पुल कर रहा है, दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पुल कर रहा है, तो वो भी OAuth कनेक्शन है, ठीक है? तो ऐसा कोई कनेक्शन जिसमें कि हम एप्लीकेशन को कनेक्ट करके डेटा पुल कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, वो कनेक्शन बेसिकली OAuth के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है? सो कोई क्वेश्चन? ओके, फाइन। अभी हो सकता है क्वेश्चंस आ भी रहा होगा दिमाग में, तो बस इतना समझ में आना है कि ये क्या करता है, दैट्स इट। अभी के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है क्या करता है, और स्लोली ऑब्वियसली क्लियर होगा आगे चल के। नेक्स्ट, ओपनआईटी कनेक्ट प्रोटोकॉल में क्या है? ओपनआईटी कनेक्ट प्रोटोकॉल एड्स एन ऑथेंटिकेशन लेयर ऑन टॉप ऑफ OAuth to enable secure exchange of user information like SAML. OpenID Connect sends identity information from one services to another. Unlike SAML, OpenID Connect is built for today's world of social networks. Have you ever installed a new app and come across a prompt like login with your Google account? That app is using the OpenID Connect protocol. When you sign in with Google, you are not creating an account and another password. Only Google holds that information. यहाँ पे बता रहा है भाई कि ओपन आईडी कनेक्ट जो है, ये अगेन एन एडिशनल ऑथेंटिकेशन लेयर है, जो कि ऐसा कोई सिक्योर एक्सचेंज OAuth 2 के साथ भी बना हुआ मिल सकता है फ्यूचर में, तो उसके ऊपर से भी ओपन आईडी कनेक्ट का ऑथेंटिकेशन डाला जा सकता है, जो कि अगेन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के काम में आता है। सो जैसा कि SAML है, वैसे ही ओपन आईडी कनेक्ट जो है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को भेजता है अनदर सर्विसेज में टू ऑथेंटिकेट
बेसिकली कि ये जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो आपके डेटाबेस में है या नहीं है, वो सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो यहाँ पे मैं बता रहा है कि ओपन आईडी कनेक्ट जो है वो फॉर टुडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, और एसएमएल मेनली उसको बता रहा है काइंड ऑफ लेगेसी है, लेकिन ओपन आईडी कनेक्ट जो है वो लेटेस्ट थिंग है। जब भी कभी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों को ऐसा प्रॉम्प्ट दिखता है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू, तो वो जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि उससे अलग एक अकाउंट नहीं बनता है, वो एक्सेस शेयर होता है। जो भी अकाउंट गूगल का होगा या फेसबुक का होगा, सेम एक्सेस शेयर करके आप जिस वेबसाइट में भी या जिस एप्लीकेशन में भी लॉगिन कर रहे होते हैं उसमें वो डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे आप उसी एक्सेस के थ्रू। और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जो एक्सचेंज होगा वो ओपन आईडी कनेक्ट के थ्रू ही एक्सचेंज हो रहा है, जिससे कि वो जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो गूगल के थ्रू वैलिडेट करेगा और देन इट विल बेसिकली अलाउ यू टू लॉग इन। तो ये जो ऑप्शन हम लोग लास्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट में ही पढ़े थे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स का, कि ये सोशल साइन ऑन का ही पार्ट है, जिसमें कि हम लोग इस टाइप का कोई भी सोशल अकाउंट को यूज़ करके हम लोग लॉगिन करते हैं। When Google verifies a user identity on behalf of another service, it's authenticating the user. In this way, Google is an identity provider. तो यहाँ पे जो भी सोशल साइन ऑन आप यूज़ करेंगे, जो भी सोशल नेटवर्किंग आप यूज़ करेंगे, और उस समय अगर जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ करके आप लॉगिन करेंगे, जो वेबसाइट होगा और एप्लीकेशन होगा, देन वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपका एज एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर काम आएगा। इट विल बी डिफाइंड एज एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर। जब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हैं तो गूगल विल बी योर आइडेंटिटी प्रोवाइडर किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। Salesforce built in support for several major social identity providers, including Google, Facebook, and LinkedIn. If a provider isn't supported out of the box, you can still use it if it implements the OpenID Connect protocol, Amazon and PayPal, for example. तो Salesforce जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू लॉगिन करने के लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी चाहते हैं कोई ऐसा सोशल नेटवर्किंग या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लॉगिन अलाउ करें, तो आपको बस मेक श्योर करना होगा कि वो जो लॉगिन है वो ओपन आईडी कनेक्ट यूज़ कर रहा है। अगर ओपन आईडी कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं बेसिकली कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं अमेज़न का लिया है, पेपाल का लिया है, अगर आप ओपन आईडी कनेक्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो ठीक है। The advantage of the OpenID Connect protocol for users is that they can reduce the number of separate accounts, username and password. On the flip side, developers can authenticate their users across websites and apps without having to own the manage password files. This process makes it much harder for hackers to compromise user accounts. So यहाँ पे बेनिफिट बता रहा है कि जो ओपन आईडी कनेक्ट प्रोटोकॉल है वो आप उसे मल्टीपल अकाउंट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और चूंकि आप मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपको मल्टीपल यूज़र नेम्स और पासवर्ड बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप ओपन आईडी कनेक्ट प्रोटोकॉल के थ्रू में कोई एक ही जगह बनाएंगे जिसके थ्रू आप बाकी सब एप्लीकेशंस में उसको, जहाँ पे वो इनेबल्ड है वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इससे ये भी एक बेनिफिट बता रहा है कि क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन एक ही जगह है और आप मल्टीपल वेबसाइट्स और ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपका हैकिंग में भी वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि मैनेज पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं होगा। अगर आप गूगल के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो आप जिस एप्लीकेशन में लॉगिन किए गूगल के थ्रू, ऑब्वियसली चूंकि आप गूगल से लॉगिन किए तो इट विल नॉट लेट यू मैनेज द पासवर्ड फ्रॉम दैट एप्लीकेशन। तो ये हैकर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट बनाता है इस टाइप का एक्सेसेस को हैक करना। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स एंड आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। In the process of authenticating users, SAML exchanges identity information between the holder of the information, called an identity provider (IDP), and the desired service, called a service provider. तो ये हम लोग लास्ट टाइम ही देख रहे थे थर्सडे को कि सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिटी प्रोवाइडर में मेनली डिफरेंस क्या है कि जो जो आपका प्रोटोकॉल होता है, जो आप जैसे कि एसएमएल है, वो डेटा जब एक्सचेंज करेगा तो जो डेटा सेंड कर रहा है दैट विल बी द आइडेंटिटी प्रोवाइडर, और जो डेटा वहाँ पे रिसीव कर रहा है विथ द एक्सपेक्टेड
डेटा फॉर वैलिडेशन, वो हो जाएगा आपका सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। In this case, in the case where a user logs into Salesforce and then accesses Gmail, Salesforce is the identity provider and Google is the service provider. Salesforce can be both a service provider and identity provider. तो यहाँ पे बता रहा है कि जब यूज़र लॉगिन करता है सेल्सफोर्स में, ठीक है, और जीमेल को एक्सेस करता है, तो यहाँ पे हो गया सेल्सफोर्स आइडेंटिटी प्रोवाइडर और जीमेल मेरा सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि हम सेल्सफोर्स के अंदर लॉगिन किए हैं और सेल्सफोर्स के थ्रू हम गूगल में गए हैं, तो सेल्सफोर्स के आइडेंटिटी को यूज़ करके ही हम गूगल में गए हैं। दैट्स व्हाई सेल्सफोर्स बिकम्स आइडेंटिटी प्रोवाइडर। और चूंकि हम गूगल में गए हैं तो गूगल का सर्विस यूज़ कर रहे हैं थ्रू सेल्सफोर्स, तो इसलिए गूगल हो जाता है सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ सेल्सफोर्स बता रहा है कि सेल्सफोर्स जो है दोनों काम का दोनों बेसिकली हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिटी प्रोवाइडर। जहाँ पे अगर सेल्सफोर्स के थ्रू अगर कोई और सेल्सफोर्स हम यूज़ कर रहे हैं और को, then it can become a service provider and identity provider both. अब Salesforce as a service provider, authenticated users can flow from an external identity provider into Salesforce. In this case, Salesforce is a service provider. User wants to get access to this service and their identity provider allows them to do so. This Salesforce configuration is common because often your company is already using an identity provider. The identity provider could be one of the several on the market like Microsoft's Active Directory Federation services, Bing Identity Federation, open source something, and ForgeRock's OpenAM. तो मेनली यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल्सफोर्स कैसे एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करता है। अगर कोई एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर अगर सेल्सफोर्स में ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र लॉगिन कर रहा है थ्रू एनी एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी प्रोवाइडर, तो इस केस में सेल्सफोर्स बन जाता है सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पे यूज़र जो है सेल्सफोर्स का सर्विसेज का यूज़ कर पा रहा है, लेकिन वो किसी और आइडेंटिटी प्रोवाइडर के थ्रू लॉगिन करेगा सेल्सफोर्स में। तो यहाँ पे बताया है कि बहुत सारा मार्केट में अभी है एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जो कि आज के डेट में एक्ट करता है एज आइडेंटिटी प्रोवाइडर एंड उसके थ्रू हम सेल्सफोर्स में लॉगिन करते हैं टू यूज़ द सेल्सफोर्स सर्विसेज। ठीक है, उसी में से कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिसको कि आज के डेट में बहुत कस्टमर्स यूज़ भी करते हैं। तो मेनली जिस भी कंपनी में आप अगर सेल्सफोर्स इम्प्लीमेंट करने जाएंगे और यहाँ वहाँ पे ऑलरेडी कोई आइडेंटिटी प्रोवाइडर होगा जो वो कंपनी यूज़ कर रही होगी, तो दे विल बेसिकली सजेस्ट कि हाँ, चूंकि ये मेरा ऑलरेडी है, आप इसी को यूज़ कीजिए और इसी के थ्रू हम लोग उसको लॉगिन करेंगे। Users log in from an identity provider and here then redirect to Salesforce. The Salesforce, the service provider. In another module, you will set up an SSO with Salesforce as a service provider and the third-party application as the external identity provider. तो यहाँ पे यूजर्स जो है एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर के थ्रू सेल्सफोर्स में रिडायरेक्ट करता है, तो यहाँ पे सेल्सफोर्स विल बिकम द सर्विस प्रोवाइडर। तो दूसरे मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कैसे एसएसओ सेटअप करते हैं सेल्सफोर्स के साथ में एज अ सर्विस प्रोवाइडर, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर है उसको उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। तो Salesforce as an identity provider, authenticated users can also flow from Salesforce to other cloud and apps. In this case, Salesforce acts as an identity provider and provides SSO for users to connect to different service providers. अब चूंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर समझ लिए कि सेल्सफोर्स कैसे एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, और आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे भी हम लोग जस्ट थोड़ा ऊपर में थोड़ा देर पहले पढ़े कि सेल्सफोर्स एक्ट करता है एज आइडेंटिटी प्रोवाइडर जब हम लोग सेल्सफोर्स में हैं और उसके थ्रू किसी और अदर एप्लीकेशंस में लॉगिन करते हैं थ्रू एसएसओ और थ्रू अदर मीडियम्स। इन दैट सिचुएशन सेल्सफोर्स विल बिकम द आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जिसका आइडेंटिटी यूज करके हम लोग दूसरे एप्लीकेशंस में लॉगिन करेंगे, और देन द अदर एप्लीकेशंस जिसमें कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं लॉगिन कर रहे हैं, दोज विल बिकम द सर्विस प्रोवाइडर्स। अब SML फ्लो फॉर SSO। अब SSO के लिए SML फ्लो कैसा होता है देखिए। फॉर द क्यूरियस, द फॉलोइंग डायग्राम shows how SML communication flows during the SSO process. This is what's happening under the covers. Don't worry if you are not interested in speaking, it's not in the test.
The SSO process all happens with lightning speed, but a few steps are involved. तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि जब भी कोई लॉगिन होता है तो कैसे एक लॉगिन SSO इनेबल रहता है, तो कैसे एक लॉगिन उसमें काम आता है और उसको क्या क्या स्टेप्स बेसिकली होता है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। चूँकि ये प्रोसेस विल बी इन इन बेसिकली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और मे बी इन कपल ऑफ सेकंड्स। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन डायग्राम में देखने से बहुत ही लंबा लगेगा, लेकिन एक्चुअली होता है बहुत ही फास्ट है। ठीक है, और ये यहाँ पे टोटल 9 स्टेप दिया हुआ है। सेल्स द यूजर ट्राइज टू एक्सेस सेल्सफोर्स। अब पहले विंडो आएगा, यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू वो सेल्सफोर्स एक्सेस करने का कोशिश करेगा। यहाँ पे आने के बाद सेल्सफोर्स रिकॉग्नाइजेस द एसएसओ रिक्वेस्ट एंड जनरेट्स द एसएमएल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे वो वेरीफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये कौन लॉगिन करना चाह रहा है, तो वहाँ से एक एसएमएल रिक्वेस्ट बनाएगा एंड दैट एसएमएल रिक्वेस्ट विल बी यूजर नेम, पासवर्ड, ऑल अदर डिटेल्स, जो भी प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजिंग के टाइम में आपने कोड किया होगा वो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। जब सारा इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाता है, सेल्सफोर्स रिडायरेक्ट्स द एसएमएल रिक्वेस्ट बैक टू द ब्राउजर। अब वो क्या करेगा, वो सेम इन्फॉर्मेशन को ब्राउजर को वापस भेज देगा। ठीक है, द ब्राउजर रिडायरेक्ट्स द एसएमएल रिक्वेस्ट टू द एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर। अब वो ब्राउजर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को लेगा जो सेल्सफोर्स उसको मिला होगा आफ्टर डूइंग दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड थिंग, वो उसको उठाएगा वहां से आइडेंटिटी प्रोवाइडर को सेंड करेगा। ठीक है, तो ब्राउजर रिडायरेक्ट्स एसएमएल रिक्वेस्ट टू द एक्सटर्नल, हाँ यहाँ पे एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर को ब्राउजर दे देता है। द आइडेंटिटी प्रोवाइडर वेरीफाइज द यूजर्स आइडेंटिटी एंड पैकेजेस द एसएमएल असर्शन कंटेनिंग द यूजर ऑथेंटिकेशन। अब ये क्या करता है, इसको वैलिडेट करता है, ऑथेंटिकेट करता है जो भी उस एसएमएल पैकेज में जो इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपका जा रहा है, वो उसको यहाँ पे अब नंबर 4 जो है वैलिडेट कर रहा है विद एग्जिस्टिंग डेटाबेस, मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखा कि हाँ 5 नंबर में वेरीफाई किया सब कुछ, आइडेंटिटी प्रोवाइडर सेंड्स द एसएमएल एसएसएन टू द ब्राउजर। अब यहाँ से जब वेरीफाई कर लिया है कि हाँ ठीक है सब कुछ ऑल गुड, देन नंबर 6 इट सेंड्स इट बैक टू द ब्राउजर। अब जैसे ही इसको वापस भेजता है, द ब्राउजर रिडायरेक्ट्स द एसएसएन टू सेल्सफोर्स। अब जैसे ही ये वेरीफाई कर लेता है कि हाँ सब कुछ सही है, ये वापस से सेल्सफोर्स को भेजता है। देन जब ये सेल्सफोर्स को भेजता है तो सेल्सफोर्स वेरीफाइज एसएसएन। अब सेल्सफोर्स वेरीफाई करेगा दोबारा कि हाँ ये असर्ट्स मतलब ये वैलिड रिक्वेस्ट था, इट हैज बीन वेरीफाइड। तब फाइनली द यूजर इज नाउ साइंड इन एंड कैन एक्सेस सेल्सफोर्स। अब फाइनली नंबर 9 वो यूजर बेसिकली ही विल बी और सी विल बी रिडायरेक्टेड टू द लैंडिंग पेज और होम पेज, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी लॉग इन कर चुके होंगे। तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व जब आप एक एसएमएल रिक्वेस्ट यूज करते हैं, एसएमएल प्रोटोकॉल यूज करते हैं एक एसएसओ इनेबल्ड लॉगिन करने के लिए। तो इतने सारा प्रोसेसिंग बैकएंड में चलता है फॉर वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन एंड देन इट लेट्स यू एंटर टू सेल्सफोर्स। ठीक है, identity terminology cheat sheet. How's that for a crash course on the topic of identity protocols? When words sound similar and differences are nuanced, it can be hard to keep them straight. So here's cheat sheet, hope it helps. तो यहाँ पे एक चीट शीट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप समझने का कोशिश कीजिए। वन टीम एंड दैट्स easily confused with this term. Authentication means who a person is. These days, authentication is often used as shorthand or for authorization and authentication. So, authorization means what a person can do. तो यहाँ पे मेनली कुछ टर्म्स हैं जिसको कि आज के डेट में आप हो सकता है डिफरेंटली उसका मीनिंग आपके दिमाग में चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे वो उसको समझाने की कोशिश किया कि ऑथेंटिकेशन जो है वो मीन्स हु अ पर्सन इज, कि वो पर्सन क्या है। these days authentication is often used as shorthand for authorization and authentication. तो authorization और authentication का shorthand में यूज किया जाता है authentication को, बट यहाँ पे authorization का दूसरा मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि वो जो कि कंफ्यूज होते हैं लोग उसमें है कि ऑथराइजेशन मीन्स व्हाट अ पर्सन कैन डू। सो ऑथराइजेशन मतलब एक आदमी क्या कर सकता है उसके बारे में वो बता रहा है।
तो इस पूरे टेबल को आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ऐसे हम रीडिंग कर दे रहे हैं, इसको बस समझने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज द सेट ऑफ रूल्स दैट इनेबल सिस्टम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जनरली द टर्म प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो प्रोटोकॉल जैसे कि सबको पता है कि प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है जो इनेबल करता है सिस्टम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, कि हाँ एक सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स है, इसको फॉलो करके ही आपको चलना है। और जो भी आप डिफाइंड रूल सेट करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए या फिर कुछ एक नया बना रहे हैं तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। सो इसमें प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड टर्म हम लोग आगे चल के देखेंगे जब सेल्सफोर्स में करेंगे। तो प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड, ये दो टर्म आप बोलेंगे, प्रोटोकॉल बहुत ही कम बोलेंगे, मेनली स्टैंडर्ड बोलेंगे, करिए ये तो स्टैंडर्ड है, ये ऐसे ही स्टैंडर्ड है। तो जो स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, उस टर्म को यहाँ समझाने की कोशिश करें कि स्टैंडर्ड इज अ स्पेसिफिकेशन, अ सेट ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस दैट वेंडर्स एग्रीज टू सपोर्ट। ऑफन a standard contains a protocol to specify how the companies implement the standard। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन है, वो हर कंपनी का और हर एप्लीकेशन का अपना एक अलग ही सेट ऑफ प्रोटोकॉल हो सकता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि वो जनरलाइज हो सबके लिए स्टैंडर्ड है, नहीं हो सकता है हम अपना एप्लीकेशन बनाए उसमें हम अपना स्टैंडर्ड का कुछ अलग ही प्रोटोकॉल डिफाइन किए, कुछ अलग ही रूल्स डिफाइन किए हैं, लेकिन वही कोई और दूसरा है तो उसके लिए डिफरेंट होगा। तो मेनली वहाँ पे यही बता रहा है कि टोटली डिपेंड करता है कि क्या कंपनीज का स्टैंडर्ड है और क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है, एंड दैट्स हाउ द स्टैंडर्ड मीन्स। तो जब भी स्टैंडर्ड बोले तो उसका वो उस टाइप को मीनिंग निकल के आता है। Username and password are what the user supplies to log into a system. Credentials are basically the same thing। तो ये भी एक टर्म है, तो जिसमें कि यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉर्मली हम लोग लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्रेडेंशियल्स की बात आती है। तो इससे नॉर्मली लोग समझने लगते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड ही है और सेम चीज़ ही है, ये समझने लगते हैं। तो हमेशा ऐसा सेम होता नहीं है कि हाँ क्रेडेंशियल बोल रहे तो यूज़र नेम पासवर्ड ही होगा, क्रेडेंशियल मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। Single sign-on enables a person to log in once and access the other apps and services without logging in again. Social sign-on enables a person to log in into an app using the credential established with the social account like Google. That app accepts the Google credential and the user doesn't have to create another account and password। तो ये सिंगल साइन ऑन और सोशल साइन ऑन के बीच का डिफरेंस यहाँ बता दिया, और कैसे वो दोनों टर्म में लोग कंफ्यूज करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो आप वापस से समझ गए होंगे। वारंटी प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर में क्या है, इज अ ट्रस्टेड सर्विस दैट enables users to access other websites and service without logging in again। is a website or service that hosts apps and accepts identity from an identity provider। तो ये दोनों भी टर्म हम लोग समझ लिए। आइडेंटिटी प्रोवाइडर वो होता है जो हम लोग बेसिकली एज एन आइडेंटिटी प्रोवाइड करके किसी एप्लीकेशन में लॉगिन अलाउ करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जब कोई एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर का यूज़ करके हम लोग किसी सर्विस प्रोवाइडर में लॉग इन करते हैं उसका फीचर्स और उसका सर्विसेज यूज़ करने के लिए, दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर। तो आई होप ये पूरा जो आप लोग, अच्छा अभी नेक्स्ट हम लोग दूसरा को देखने वाले हैं। ये जो पूरा आइडेंटिटी बेसिक्स का जो चैप्टर है ना, इसको आप लोग बीच बीच में एक बार देखते रहिएगा, और इसका सब कुछ एक पूरे डिटेल में आपका आगे आने वाला है। यहाँ पे आइडेंटिटी बेसिक्स बीच में डालने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेनली हम लोगों को ये समझना जरूरी था कि कैसे क्या क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं सेल्सफोर्स में। और डेफिनेटली यहाँ पे अभी बहुत कुछ है जो कि अनक्लियर होगा, बहुत कुछ बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है जो कि हम लोग को आगे चल के और डिटेल में समझना है और डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए अभी बीच बीच में आप लोगों को जब भी टाइम मिले इसको एक बार जरूर रिवीजन करने के लिए देख लीजिएगा, ताकि वो टर्म याद रहे कि हाँ क्या क्या टर्म हम लोग पढ़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बेसिक्स हम लोग